नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षा विद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में है वो हम देखेंगे कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। जैसे नॉर्मली हमें पता ही है कि धातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सामान्यतः धातुएं क्या करते हैं कि अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो उत्सर्जित करते हैं। लेकिन इसमें हम थोड़ा विस्तृत तरीके से देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि सभी धातुएं हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। यानी सामान्यतः धातुएं हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगी और लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं नॉर्मली। लेकिन सभी धातु ऐसा करती हैं यह आवश्यक नहीं है। लेकिन क्या सभी धातु इसी प्रकार अभिक्रिया करती है, आइए पता करते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप 3.11 है कि सोडियम और पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। यानी इन दो धातुओं के टुकड़े अपने को नहीं लेने। क्यों नहीं लेने? क्योंकि ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इसको नहीं लेने हैं। यदि नमूने मलिन है तो यानी मलिन का मतलब है इसके ऊपर ऑक्साइड की परत जमी हुई है, तो इसे रेजमाल से रगड़कर आप उन्हें साफ कर लें। तो सोडियम पोटेशियम के अलावा बाकी जो धातु है वो अपने को लेने हैं। उसके बाद है वो है नमूने को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त परख नलियों में डालिए। अब ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे है कि थर्मामीटर को परख नली में इस प्रकार लटका दें कि उसका बल्ब अम्ल में डूब जाए। इस प्रकार हमें लटकाना है कि जो थर्मामीटर होता है उसकी जो बल्ब लगा होता है एक सिरे पर, उसे अम्ल के अंदर डुबोना है। बुलबुले बनने की दर का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए। यानी जो बुलबुले बन रहे हैं वो किस दर से बन रहे हैं उसका हमें परीक्षण नॉर्मली करना है। कौन सी धातुएं हैं वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया। तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए यानी इसके अंदर अपने को धातु लेने हैं और उनकी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया दिखानी है। कौन सा धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से करता है, कौन सा मंद गति से अभिक्रिया करता है, ये सारी चीजें अपने को बतानी है। तो आगे है वो देखते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखनी है। यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ये जो धातुएं हैं वो किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, ये अपने को समीकरण है वो बतानी है। आगे है जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है। यानी धातुएं हैं वो यदि नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है HNO3, यदि HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं करेगी, क्योंकि HNO3 एक परबल ऑक्सीकारक है। HNO3 क्या है? एक परबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। उससे नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में है वो अपचयित हो जाता है। यानी धातु है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ, धातुएं हैं वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन इसके साथ अभिक्रिया करके जो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है वो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक परबल ऑक्सीकारक है। अर्थात ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीकृत होकर यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये जल में परिवर्तित हो जाती है और ये जो स्वयं नाइट्रिक अम्ल है ये नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाएगा। इस वजह से ये आवश्यक नहीं होता है कि सभी धातुएं हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस दें, क्योंकि जो HNO3 है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण कर लेगी और जो स्वयं नाइट्रिक अम्ल है वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में अपचयित हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। अब इसमें मैग्नीशियम और मैग्नीज है यानी Mg और Mn है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। लेकिन HNO3 ऐसा नहीं करता है क्योंकि परबल ऑक्सीकारक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे है क्रियाकलाप 3.11 में आपने देखा कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक है
और जो बुलबुले बनने की जो दर है वो किस धातु के साथ सबसे अधिक है? मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक है। बुलबुले बनने की दर से मतलब है उसमें हाइड्रोजन उत्सर्जित हो रही है। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी होगी, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन करेगी। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन है। मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा, उससे कम एल्यूमिनियम की, उससे कम जिंक की और उससे कम आयरन की अभिक्रियाशीलता होती है। कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते और न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कॉपर के साथ ऐसी घटनाएं हैं वो नहीं होती है, क्योंकि ये इसके साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। तो मैं वापस एक बार स्पीडली है आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि धातुएं हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया अपने को लिखनी है। कुछ समीकरण आप लिखिएगा, लिखने का प्रयास करिएगा, और यदि आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई है वो दूंगा। आगे है कि कुछ धातुएं होती है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया तो करती है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया तो करेगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करेगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन है वो जल के साथ, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर जल का निर्माण कर लेगी, और जो स्वयं नाइट्रिक अम्ल है वो नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाएगा। जबकि मैग्नीशियम और मैग्नीज है वो अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। और जो मैग्नीशियम है वो उसकी जो मतलब बुलबुले की दर है, यानी हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन अधिक करेगा, और जिसमें अधिक होगा वो अधिक ऊष्माक्षेपी होगी, क्योंकि उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन अत्यधिक होगा, और ये इसकी अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है। उसके बाद जो आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक्वारेंजिया। एक्वारेंजिया क्या है? एक्वारेंजिया इसका एक अन्य नाम और है, वो है आपके अम्लराज। अम्लराज एक्वारेंजिया को हम क्या कह सकते हैं? अम्लराज कह सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है, ये जो नाइट्रिक अम्ल है ना, नाइट्रिक अम्ल और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और कैसे सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो होगा आपके 1 अनुपात में, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा 3 अनुपात में। ये नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अनुपात में मिलाकर जो मिश्रण तैयार होता है वो मिश्रण अम्लराज या एक्वारेंजिया कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल 1 अनुपात में और हाइड्रोक्लोरिक है वो 3 अनुपात के अंदर मिलाकर जो मिश्रण तैयार होता है वो मिश्रण ही क्या कहलाता है? एक्वारेंजिया कहलाता है। तो चलिए देखते हैं एक्वारेंजिया। रॉयल जल का लैटिन शब्द 3:1 के अनुपात में, यानी 3 अनुपात में तो होगा आपके जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, और 1 अनुपात में होगा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इनका मिश्रण क्या कहलाता है? एक्वारेंजिया या अम्लराज कहलाता है। जिसमें देखो आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये HNO3 है। जिसमें 3 है वो 3 अनुपात में नहीं है, जिसमें 3 नहीं है वो 3 अनुपात में है। जैसे ये HCl है, 3 नहीं है ना, तो ये 3 अनुपात में है, और ये इसमें 3 है तो ये 1 अनुपात के अंदर है। इनसे मिलाकर जो मिश्रण तैयार होता है वो कहलाता है एक्वारेंजिया। यह गोल्ड को गला सकता है, मतलब सोने को पिघलाने में इसका उपयोग किया जाता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। अगर आप इनको अलग अलग करते हो, नाइट्रिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इनमें अकेले में ये गुण नहीं होता है कि ये सोने को पिघला दे, बल्कि ये संयुक्त रूप से अगर इनको मिला दिया जाए इस अनुपात में, तब ये सोने को पिघलाने की क्षमता इसके अंदर आ जाती है। एक्वारेंजिया भभकता द्रव्य होने के साथ प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है, यानी ये गोल्ड और जो प्लेटिनम है उनको पिघलाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है एक्वारेंजिया क्या है, तब आपको बताना है कि HNO3 और HCl को यदि 3:1 के अंदर मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है, और ध्यान रखिएगा ये दोनों किस में है? सांद्र है। मिलाने से जो मिश्रण प्राप्त होता है वो एक्वारेंजिया है, हिंदी में इसे अम्लराज कहते हैं, जो सोना और प्लेटिनम को पिघलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो आता है वो है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। क्रियाकलाप 3.12 ये कहता है कि कॉपर का एक स्वच्छ तार एवं आयरन की एक कील लीजिए। तांबे का एक तार लेना और लोहे की एक कील लेनी है। कॉपर के तार को परखनली में रखे आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरी परखनली में रखे कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर इसके डाल देना है। जैसे आयरन सल्फेट है,
अगर आयरन सल्फेट के हम बात करें फॉर्मूले की, तो FeSO4 होता है, फेरस सल्फेट कह दो, आयरन सल्फेट कह दो, और कॉपर सल्फेट CuSO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। जो कॉपर का टुकड़ा है वो तो आयरन सल्फेट वाले सॉल्यूशन में, और जो आयरन की कील है वो कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन के अंदर डाल देनी है, यानी विपरीत कर देना है। 20 मिनट के बाद अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करिए। आपको किस परखनली में कोई अभिक्रिया हुई है इसका पता चलता है। आपको किस परखनली में कोई अभिक्रिया हुई है, ऐसा आपको किस परखनली में पता चलता है। किस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में अभिक्रिया हुई है। क्या आपने अपने प्रेक्षणों की क्रियाकलाप 3.9, 10 और 11 में इससे कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है वो है। तो अब देखते हैं ये, यानी इसके बारे में हम वो पहले है वो पढ़ चुके हैं। एक तरह से विस्थापन की बात ये कह रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर ये दो परखनली हैं। इस एक परखनली के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, और कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है तो लोहे की कील डाल दी, और इसके अंदर फेरस सल्फेट का ले लिया, तो फेरस सल्फेट की ली है तो इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, फेरस सल्फेट की ली है तो इसके अंदर हमने कॉपर की कील डाल दिया, तार डाल दिया। और विपरीत, जैसे ये इसमें तो सॉल्यूशन किसका है, नीले रंग का कॉपर सल्फेट, ये है वो आयरन सल्फेट का है। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक में विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देगा। यानी अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा। ये विस्थापन ही है जो हमने पहले बात की है कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, वही बात यहाँ वापस लिखी गई है। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुओं की क्रियाशीलता समान नहीं होती है। बिल्कुल, कुछ धातु तेजी से क्रिया करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की है, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये अभिक्रिया सारे करें, अम्ल के साथ सारे करें, जल के साथ सारे करें, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते। आपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन किया वह धातु की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान है कि अगर धातु A धातु B को किसी विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह धातु की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। यानी एक धातु A है, वो यदि धातु B को विस्थापित कर देगा, इसका मतलब शक्तिशाली कौन सा हुआ, धातु A, तो अधिक अभिक्रियाशील हुआ। यानी धातु A यदि धातु B को विस्थापित कर देता है तो अधिक अभिक्रियाशील हुआ A। ये इसके अंदर समीकरण के रूप में पिरोया हुआ है। क्रियाकलाप 3.12 में आपके परीक्षणों के आधार पर कॉपर तथा आयरन में से कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है, उसके बाद आपके जो आता है वो है सक्रियता श्रेणी। ये जो सक्रियता श्रेणी है इसके बारे में हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको ये सक्रियता श्रेणी याद करने की एक ट्रिक है वो भी आपको बता दूंगा, ताकि आपको ये क्रम है ना वो इजीली क्या हो, याद हो जाए। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दूं। और मैथ है उसमें कुछ समस्याएं आ रही है, जैसी समस्याएं सॉल्व होती है मैं मैथ के वीडियो भी रेगुलर है वो कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपका चाहिए सपोर्ट। यदि आपका सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, तो मेरा भी उत्साह होता है कि हाँ मैं भाई बच्चों के लिए वीडियो बनाऊं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।